हेलो एवरीवन। मैं अर्चना पांडे स्वागत करती हूँ अपनी क्लास सक्सेस संकल्प में। जैसा कि हम लोगों ने इतिहास की सीरीज को शुरू किया कर दिया था और उसमें हड़प्पा सभ्यता से संबंधित जो टॉपिक है वो हो चुके हैं हमारे। कुछ हो चुके हैं और कुछ आज हम उसे करेंगे। तो अब तक हमने हड़प्पा के बारे में सामान्य जानकारी देख ली। हड़प्पा की उत्पत्ति कितनी हुई, कैसे हुई थी, इसकी भाई चर्चा हो चुकी है। समय क्या था, मतलब एनसीईआरटी क्या कहता है, कार्बन डेटिंग विधि से क्या था, जॉन मार्शल क्या कहते हैं, फेयर सर्विस, ये सारी बातें हमने बात कर ली हैं। उसके साथ ही विस्तार की भी चर्चा हो चुकी है, जिसमें हमने देखा कि पूर्वी सीमा, पश्चिमी सीमा, उत्तरी सीमा और दक्षिणी सीमा क्या थी। और इतना ही नहीं, हमारा महत्वपूर्ण स्थल भी हो चुके हैं। महत्वपूर्ण स्थलों को हमने मैप के माध्यम से देख लिया था। आज का जो हमारा टॉपिक है वो विशेषता पर है। तो इसकी पहली क्लास में हमने इसके खोजकर्ता को भी देखा था कि हड़प्पा की खोज किसने की थी, वह कहाँ पर स्थित है, मोहनजोदड़ो की खोज कहाँ से हुई थी और इसको किसने किया था। ये सारी बातों पर हमारी चर्चा पिछली क्लासों में हो चुकी है। इसके साथ ही हमने ये मैप भी देखा था, जिसमें हमने अफगानिस्तान में मुंडीकाक और सुरतगोई जो है उसकी बात की थी। पाकिस्तान में हड़प्पा, मोहनजोदड़ो, चन्नूदड़ो, आमरी, कोटिदीजी, मेहरगढ़, सोथी और झूकर झाकर जैसी सभ्यताओं के बारे में बात किया था। इसके साथ ही पंजाब के रोपड़ का, दक्षिणी सीमा दाइमाबाद, उत्तरी सीमा मांडा और पूर्वी सीमा आलमगीरपुर और पश्चिमी सीमा सुतका गेंडोर जैसी सभी स्थलों पर हमारी चर्चा हो चुकी थी। यूपी स्पेशल वाले में भी हमने देखा था कि हुल्ला सहारनपुर में है। मांडी और मांडा का अंतर भी आपको बताया जा चुका है कि मुजफ्फरनगर में मांडी है और मांडा जो है जम्मू कश्मीर अखनूर में स्थित है। सुनौली सनौली गांव जो बागपत में है, इसकी भी चर्चा हम लोगों ने लास्ट क्लास में कर ली थी। उसके साथ ही हमने एनसीईआरटी का मैप भी देखा था। उसके बाद वाली क्लास में हमने हड़प्पा जो है, हड़प्पा और मोहनजोदड़ो सब किन नदियों के किनारे हैं इस पर बात कर ली थी कि जिन जो महत्वपूर्ण नदियां हैं और उनसे संबंधित कौन से स्थल हैं और वो स्थल किस नदी के किनारे हैं। ये सारी बातें हमारी हो चुकी थी। इसके साथ ही हमने हड़प्पा के नगर नियोजन पर भी एक चर्चा कर ली है, जिस पे हमने बात की थी उच्च नगर और निचला नगर की। सुसंगठित नालियां थी, मेन होल थे जहां पर नालियों को साफ किया जाता था, उन्नत जल प्रणाली थी, ईंटों का एक मानक लिया जाता था। ये सारी व्यवस्था हमने पहले ही देख ली थी। अच्छा, एक बात और भी बताना चाहिए, चित्रों के माध्यम से हमने लास्ट क्लास में देख लिया था कि कैसी नगरीय व्यवस्था थी। ये कुछ ग्रिड सिस्टम है जिस पर हम बात कर चुके कि पूरब पश्चिम और उत्तर दक्षिण सड़कें काटती थी, जो इस प्रकार की ग्रिड व्यवस्था का निर्माण करती थी। अच्छा, ये जो ग्रिड व्यवस्था है, इसी से हम अपनी बात को आगे बढ़ाते हुए आज महत्वपूर्ण स्थलों की विशेषता पर बात करेंगे। तो ये जो ग्रिड व्यवस्था है, या फिर कहें कि जो नगर नियोजन का एक क्रम दिखता है हड़प्पा में, वो किस बात का बोध कराता है। तो ये कह सकते हैं हम कि वहां पर एक केंद्रीकृत प्रशासन का भी प्रतीक है। केंद्रीकृत प्रशासन, ऐसा क्यों कहा जा सकता है केंद्रीकृत प्रशासन? क्योंकि अगर व्यक्तिगत प्रधानता होती प्रशासन, यदि व्यक्तिगत प्रधानता होती तो इतना आप कहिए केंद्रीकृत व्यवस्था न देखी जाती कि प्रत्येक जगह पर जो घर थे उनका एक ही मॉडल हो। इसके साथ ही हम कह सकते हैं जो प्रशासन था वो सशक्त था। कैसा था? सशक्त था। क्यों? क्योंकि अगर सशक्त व्यवस्था न होती तो वहां की आम जनता प्रशासन के आदेशों का यूं ही पालन करते हुए और एक ही दिशा पे घरों का खुलना या फिर सड़कों का एक जाल जैसा बिछा रहना बताता है कि प्रशासन सशक्त था। और इसमें क्या था, ये भी कह सकते हैं सामाजिक सामाजिक सामंजस्य भी देखने को मिलता है। कैसे? क्योंकि सामाजिक सामंजस्य अगर नहीं होता तो लोगों के द्वारा क्या इस व्यवस्था का पालन नहीं किया जाता। तो जो हमें एकीकृत यहाँ पर नगरीय व्यवस्था दिखती है,
जो शहरी व्यवस्था दिख रही है उसके क्या क्या कारण हो सकते हैं, तो केंद्रीकृत प्रशासन, प्रशासन का सशक्त होना, सामाजिक समन्वय, और ये भी कह सकते हैं एक बात कि नागरिक जागरूकता भी थी। लोग क्या थे, लोगों में इस चीज के प्रति जागरूकता भी थी। क्यों? क्योंकि लोग इस व्यवस्था को बनाए रखने में अपना सहयोग देते थे। और ये भी कह सकते हैं हम कि यहाँ की अभियांत्रिकी, अभियांत्रिकी यानी कि यहाँ की जो इंजीनियरिंग व्यवस्था थी वो भी बहुत ही मजबूत थी। क्यों? क्योंकि मजबूत थी, क्योंकि अगर यहाँ पर अभियांत्रिकी इतनी मजबूत नहीं होती तो एक ही प्रकार की जो नगर नियोजन है वो देखने को नहीं मिलते। तो हमने ग्रिड व्यवस्था से या उसके केंद्रीकृत प्रशासन से इन बातों को निकाल लिया कि जो हमारे यहाँ का प्रशासन है वो कैसा था। एक सशक्त प्रशासन था जहां पर पब्लिक क्या कर रही थी, अपना सहयोग दे रही थी, तब ये इतनी बड़ी नगरीय व्यवस्था का संचालन हो पा रहा था। अब हम बात कर लेते हैं हमारे नेक्स्ट टॉपिक पे कि जो महत्वपूर्ण स्थल थे, महत्वपूर्ण स्थलों की बात हमने मैप से कर ली, सारी चीजों को देख लिया। नदियों के किनारे वो कौन सी नदी के किनारे बसे थे ये भी हमने देख लिया। आज हम देखेंगे कि कहाँ से क्या मिला हुआ था, क्योंकि परीक्षाओं में हड़प्पा से यही प्रश्न पूछे जाते हैं कि मातृ देवी की प्रतिमा कहाँ से मिली थी, जो साधु की प्रतिमा है वो कहाँ से मिली थी, कहाँ पर कहाँ पर कुत्ते के साथ दफना, वो मालिक के साथ कुत्ते को दफनाए जाने के साथ, तो ऐसे ही प्रश्न क्या है आते रहे हैं। 837 कब्रिस्तान कहाँ पर मिला है, तो ये सारी बातें हम करते हुए महत्वपूर्ण स्थलों की चर्चा कर लेते हैं। इस क्लास में हम सारा उसमें इंक्लूड कर लेंगे कि कहाँ से क्या मिले थे या महत्वपूर्ण स्थलों की क्या विशेषता थी। तो आइए देखें, जो हड़प्पा है, हड़प्पा हम जानते हैं कि दयाराम साहनी ने इसे 1921 में खोजा था। तो दयाराम साहनी ने इसे क्या प्रकाश में ले आए थे, कब? 1929 में। एक प्रश्न यही है, कब खोजा गया था? तो दयाराम साहनी ने हड़प्पा की खोज की हुई थी। यह सिंध घाटी का पहला खोजा गया स्थल है जिसके नाम पर इसे हड़प्पा स्थल कहते हैं। यहाँ पर ये हड़प्पा सभ्यता का नाम भी इसी नाम पर दिया गया कि ये सबसे पहला खोजा गया स्थल था। यहाँ हड़प्पा से क्या मिला है, तो हड़प्पा से अनाज भंडार मिला है। अन्नागार भी इसे कहते हैं, जहां पर अन्न ग्रेन को रखा जाता था, वो अन्नागार। यहाँ पर मिट्टी के बर्तनों के साक्ष्य भी मिले हैं। सर्वाधिक अभिलेखी मोहरे भी हमें हड़प्पा से प्राप्त होते हैं। आभूषणों के साक्ष्य भी हड़प्पा से मिले हैं। हड़प्पा में नगर की योजना ग्रिड प्रणाली पर, ऐसे जैसा हमने पहले नगर नियोजन पे बात की थी, ग्रिड प्रणाली पर आधारित था। नगर दो भागों में, उच्च नगर और निचला नगर के रूप में विभाजित था। पूर्वी क्या था, निचला नगर था, और पश्चिमी उच्च नगर के नाम से जाना जाता था। हड़प्पा से वजन माप, लिपि और व्यापार से जुड़े प्रमाण भी मिलते हैं। तो हड़प्पा से क्या क्या मिल जाता है, हमें व्यापार के प्रमाण मिलते हैं, लिपियों के साक्ष्य भी मिल जाते हैं। यहाँ पर 18 वृत्ताकार चबूतरे मिले हैं जहां पर गेहूं और जौ के साक्ष्य मिले हैं। तो चबूतरों से हमें क्या प्राप्त हुआ है, चबूतरों से हमें गेहूं और जौ के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। यहाँ पर स्त्री के गर्भ से निकलते हुए पौधे का एक चित्रांकन मिला है जिसे हम मातृ देवी की प्रतिमा के रूप में या उर्वरता मातृ देवी कहते हैं, या फिर उसे उर्वरता की देवी के रूप में, उर्वरता की देवी के रूप में भी इसे जाना जाता है। तो नगर नियोजन में क्या था, ये भी दो दो भागों में बटे हुए थे, निचला नगर नियोजन और उच्च। यहाँ पर वृत्ताकार हमें क्या चबूतरे मिले थे जहां से गेहूं और जौ के साक्ष्य मिले हैं। एक खास विशेषता ये थी कि यहाँ पर 837 कब्रिस्तान के साक्ष्य मिले हैं। ये क्यों महत्वपूर्ण है, क्योंकि मोहनजोदड़ो से किसी भी प्रकार के कब्रिस्तान के साक्ष्य नहीं मिले हैं। इसलिए 837 जो कब्रिस्तान मिला है उससे संबंधित जो प्रश्न है वो परीक्षाओं में क्या है, आते रहे हैं। तो इसे भी हमें जानने की जरूरत है कि आर कब्रिस्तान कहाँ से मिला है, तो ये भी हड़प्पा से हमें प्राप्त हुआ है। अब आइए देखते हैं कि मोहनजोदड़ो से हमें क्या प्राप्त हुआ है। जैसा हम जानते हैं कि मोहनजोदड़ो का क्या है, इसकी खोज
राखल दास बनर्जी ने की थी 1922 में। ये क्या है, ये मोहनजोदड़ो सिंध सभ्यता का एक प्रमुख और बहुत विकसित नगर था। स्थित कहाँ है, तो सिंध प्रांत के लरकाना जिले में ये स्थित है। मोहनजोदड़ो का अर्थ होता है मृतकों का टीला। एक बार ये भी पूछा गया कि मोहनजोदड़ो का क्या अर्थ है, तो मोहनजोदड़ो का अर्थ होता है मृतकों का टीला। यहाँ से प्राप्त विशाल महान स्नानागार इसकी प्रमुख पहचान है। और इसमें महान स्नानागार के बारे में हमने इसके पहले वाली क्लास में चर्चा कर ली थी। वो क्या था, 12 मीटर लंबा था, 7 मीटर चौड़ा था और 2.8 मीटर क्या था, ये गहराई पर स्थित था, जो मोहनजोदड़ो से महान स्नानागार के साक्ष्य मिले थे। यहाँ भी सड़कें ग्रिड प्रणाली पर थी, जो एक दूसरे को उत्तर दक्षिण और पूरब पश्चिम काटती थी। यहाँ से अनाज के भंडार, मकान और नालियां, मोहरे और मिट्टी की वस्तुएं प्राप्त हुई है। मोहनजोदड़ो से जल निकासी प्रणाली पाई गई थी। यहाँ पर पुरुष मुद्रा एक साधु की क्या है, जो योग साधना में मुक्त है, लिप्त है, उसकी एक मूर्ति मिली है। और एक कांसे की नर्तकी की प्रतिमा भी यहाँ से प्राप्त हुई है। तो पूछा जाता है नर्तकी की प्रतिमा कहाँ से प्राप्त हुई है, तो मोहनजोदड़ो से। एक साधु पुरुष की कहाँ से प्रतिमा प्राप्त हुई है, तो वो भी मोहनजोदड़ो से। यह स्थल सिंधु नदी के समीप पर स्थित है। तो कहाँ पर है, तो ये सिंधु नदी के समीप स्थित है। इसके बाद जो हमारे तथ्य हैं, आइए उसे देख लेते हैं। और इसके बाद एक धौलावीरा है, धौलावीरा और कालीबंगा। तो आइए देखते हैं कि कालीबंगा से कौन से साक्ष्य मिले हैं। तो कालीबंगा से, ये कालीबंगा से सबसे बड़ा तो हमें जुते हुए खेत के साक्ष्य मिलते हैं। तो कालीबंगा से क्या मिलेगा, कालीबंगा जो हनुमानगढ़ जिले में स्थित है राजस्थान के, वो घग्गर नदी के तट पर स्थित है। और यहाँ से हमें क्या प्राप्त हुए हैं, तो यहाँ पर जुते हुए खेतों के प्रमाण मिले हैं। कालीबंगा की खोज 1953 में अमलानंद घोष ने की थी, जो भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग के अध्यक्ष थे। यहाँ पर नगर का दुर्ग और निचला नगर दोनों भागों में स्पष्ट बंटवारा मिलता है। मतलब नगर नियोजन क्या है, दुर्ग क्षेत्र और निचले नगर में मिलता है। कालीबंगा सबसे पुराना नहर सिंचाई प्रणाली भी यहाँ से मिली है। यहाँ से दुनिया का पहला हल से जुते हुए खेतों के प्रमाण मिले हैं, जो विविध बार प्रश्नों के रूप में आए हैं। अग्निकुंड के भी साक्ष्य हमें यहीं से मिलते हैं। यहाँ पे जो मृदभांड थे, वो लाल मिट्टी के चित्रित मृदभांड और रेखीय बर्तन पाए गए हैं। नेक्स्ट में हम यहाँ पर देखते हैं कि धौलावीरा से हमें क्या प्राप्त हुआ है। अगर धौलावीरा की बात करें, तो धौलावीरा एक यहाँ पर उत्तम नगर की व्यवस्था क्या थी, व्याप्त थी। उत्तम जल व्यवस्था थी, जहाँ पर क्या, डाकयार्ड भी यहाँ पर स्थित था। डाकयार्ड क्या होते हैं, वो होता है जहाँ पर जहाज रुकते हैं। तो यहाँ धौलावीरा क्या है, यहाँ पर जल प्रबंधन, उन्नत जल प्रबंधन यहाँ पर देखा गया था। तो धौलावीरा में क्या मिलता है, धौलावीरा में उन्नत जल संरक्षण की व्यवस्था हमें प्राप्त होती है। ये लूनी नदी के तट पर स्थित था। जो धौलावीरा था वो लूनी नदी के तट पर स्थित था। और धौलावीरा की जो खोज थी वो 1920 में R.S. विस्ट के द्वारा किया गया था। यहाँ पर जो दुर्गों का विभाजन था वो 3 भागों में मिलता है हमें। एक क्या, दुर्ग क्षेत्र, फिर ये मध्य क्षेत्र और उसके बाद निचला नगर। तो ये बार बार प्रश्न आता है कि त्रिस्तरीय विभाजन कहाँ देखने को मिलता है, तो ये धौलावीरा से हमें त्रिस्तरीय विभाजन देखने को मिलता है। धौलावीरा को विश्व विरासत स्थल में भी यूनेस्को ने शामिल किया है। कब, 2021 में इसे विश्व विरासत स्थल के रूप में प्रमाणित किया गया था धौलावीरा को। धौलावीरा में 10 बड़े अक्षरों वाले शिलालेख भी प्राप्त हुए हैं, जो हड़प्पा लिपि का सबसे बड़ा शिलालेख माना जाता है। तो हड़प्पा लिपि का सबसे बड़ा शिलालेख भी कहाँ मिला है, वह भी हमें धौलावीरा से ही प्राप्त हुआ है। तो ये कुछ एक स्थल है जिससे महत्वपूर्ण सामग्रियां हमें प्राप्त हुई थी, उसके बारे में हमने जाना। इसके साथ ही कुछ अन्य महत्वपूर्ण स्थल है जिसकी चर्चा हम कर लेते हैं। जैसे चंदूदड़ो, चंदूदड़ो से क्या, कारखाने और लिपस्टिक के प्रमाण हमें मिले हैं। यहाँ पर क्या, ऐसे कारखाने मिले हैं जहाँ पर लिपस्टिक, इत्र और वक्राकार ईंटों का प्रयोग होता था। ईंटों में पंजों के निशान
दान वाली बिल्ली के कुत्ते के पीछे भागने के साक्ष्य, सौंदर्य प्रसाधन और भवनों के दुर्गीकरण नहीं थे। ऐसे साक्ष्य में कहाँ मिलते हैं? तो चंदू दड़ों से मिले हैं, जो पाकिस्तान के पंजाब प्रांत में है। राखी गढ़ी जो हरियाणा के जिंद में है, ये हड़प्पा का सबसे बड़ा स्थल था। राखी गढ़ी जो कहा हरियाणा का सबसे बड़ा स्थल है, जो भारत में स्थित है। कहाँ पर? जो भारत में स्थित है। कुणाल हरियाणा के हिसार में है। यहाँ से चांदी के 2 मुकुट मिले हैं। तो ऐसा भी प्रश्न आता है कि चांदी के 2 मुकुट कहाँ से मिले थे? सनौली की हमने बात की थी, उत्तर प्रदेश के बागपत में है। यहाँ पर 125 सावाधान मिले हैं, जिसमें जानवरों की हड्डियां भी मिली हुई हैं। और जानवरों की हड्डियों के साक्ष्य भी हमें सनौली से प्राप्त होते हैं। और भी कुछ है, जैसे रंगपुर की बात करें, जो गुजरात के काठियावाड़ जिले में स्थित है। तो यहाँ रंगपुर से क्या भूसी के साक्ष्य मिले हैं। तो रंगपुर से हमें भूसी के साक्ष्य मिले हैं। ये सुरकुटड़ा की बात करें, जो गुजरात में है, खाड़ी में स्थित, तो यहाँ से घोड़े के साक्ष्य मिले हैं। गनेरीवाल सिंधु प्रांत सभ्यता का सबसे बड़ा स्थल था, जो पाकिस्तान के पंजाब प्रांत में स्थित था। तो गनेरीवाल क्या था? पूरी सभ्यता का। राखी गढ़ी जो भारत में है, गनेरीवाल जो सिंधु सभ्यता का सबसे बड़ा स्थल था। नवसारी पाकिस्तान के बलूचिस्तान में था। यहाँ पर सिंदूर की डिबिया के साक्ष्य मिले थे। हड़प्पा सभ्यता के अगर कुछ बड़े स्थलों की बात करें, तो सबसे बड़ा गनेरी वाला था, उसके बाद मोहनजोदड़ो, उसके बाद राखी गढ़ी, और फिर धौलावीरा का नाम आता है। ये कुछ महत्वपूर्ण स्थल है जो हड़प्पा से संबंधित थे। हड़प्पा के इन महत्वपूर्ण स्थलों से क्या वस्तुएं मिली थी, इनका ये कहाँ पे कुछ स्पेसिफिक प्रणाली थी, कहाँ से क्या प्राप्त हुए थे, चांदी की डिबिया कहाँ से मिली थी, मुकुट कहाँ से मिले थे, प्रसाधन बॉक्स, ये सारा हमने देख लिया। इनसे संबंधित प्रश्नों को भी हम आगे देखेंगे। नेक्स्ट क्लास में हम इसकी सामाजिक, राजनीतिक, आर्थिक और सांस्कृतिक व्यवस्था की चर्चा करते हुए इसके पतन पर बात करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। तब तक